and I wouldn't like to, but the viewers will kill me if I don't. Men in your life, and आप कब शादी करेंगी, शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, जिस साथियों कैसे हो, उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, मैंने आपको इकरा हसन का थोड़ा सा वीडियो दिखाया और आप लोगों ने देखा, ये वही इकरा हसन है जो संसद की विधायक है, जिन्होंने कुछ ही दिनों में अपना नाम कमाया है। और लोगों का कहना यह है कि इमरान प्रतापगढ़ से शादी करने वाली है। वही इमरान प्रतापगढ़ी जो मशहूर और मारूफ शायर है। तो इकरा हसन का शादी के बारे में क्या ख्यालात है, तो इन्हीं की ज़बान से सुनते हैं। इकरा हसन अपना इंटरव्यू दे रही है और उसमें बता रही है कि उसके शादी के बारे में उनका क्या ख्यालात है, और वो ये भी बता रही है कि वो कहाँ पर परवरिश पाई है और कहाँ पर उन्होंने पढ़ाई की है। चलो नाज़रीन, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इकरा हसन शादी के बारे में उनकी क्या सोच है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। कमेंट में आप लोगों की क्या राय है, क्या मशवरा है, वो हमें ज़रूर बताना। And I wouldn't like to, but the viewers will kill me if I don't. Men in your life, and आप कब शादी करेंगी, शादी का विचार आपके मन में है, और अगर करेंगी तो निकाह करेंगी या सोनाक्षी सिन्हा की तरह रजिस्टर्ड मैरिज करेंगी? अभी क्योंकि काम में से टाइम कम मिल रहा है, फुर्सत कम मिल रही है, तो इन चीज़ों के बारे में अभी उतना विचार नहीं किया है। लेकिन जब भी होगा, जैसे भी होगा, तो सबके सामने होगा, सबको बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, कोई ऐसी तैयारी नहीं है। अभी मैं बस सीखना चाहती हूँ कि ये जो मुझे नया रास्ता मिला है, नया ओहदा मिला है, इसमें कैसे मुझे काम करना है। और जब भी पर्सनल लाइफ में कोई भी नई चीज़ आएगी तो सबको बताया जाएगा। और निकाह या रजिस्टर्ड मैरिज के बारे में भी मैंने सोचा नहीं है, पर अगर मौका मिला तो दोनों भी कर सकते हैं। So no man in your life at the moment? जी नहीं। इकरा हसन, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो हमारे मच। इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ी हैं 29 वर्षीय इकरा हसन चौधरी, जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चुनाव लड़ा और जीता। आज वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बीजेपी को मात दी, समाजवादी पार्टी की हैं, और उत्तर प्रदेश के किराना कंस्टिट्यूएंसी से। इकरा, आपका बहुत धन्यवाद, अब हमारे साथ जुड़ी इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शपथ लेते वक्त कैसा लगा, पार्लियामेंट में जब कदम रखा कैसा लगा, और क्या भावना आपके मन में तब आई जब आप वहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर शपथ ले रही थी? मैं बहुत खुश थी और कुछ घबराहट भी थी, लेकिन जो एहसास था वो सबसे ज़्यादा अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों के लिए मेरे दिल में आभार था। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया, मैं वहाँ तक पहुँच पाई। और अब मेरी यही इच्छा है कि मैं उनकी आवाज़ को मजबूती से पार्लियामेंट में उठा सकूं और उनकी बातों को, उनके मुद्दों को देश तक ला सकूं। जब आप पार्लियामेंट में जा रही थी तो क्या वो वाक़या याद आया था कि जब आप अपने फादर के साथ जब 3 या 4 साल की थी, तो वहाँ के जो गार्ड हैं उन्होंने आपसे कहा कि एक दिन आप भी यहाँ आओगी? बिल्कुल, वो ऐसी याद है जो मतलब मैं भूली नहीं हूँ। और पहले मुझे इस बात का कोई मतलब नहीं लगता था, लेकिन अब क्योंकि मैं खुद आ चुकी हूँ पार्लियामेंट में, तो मैं अक्सर उस बात के बारे में सोचती हूँ। और उस दिन भी मुझे याद आ रहा था, और ये भी एहसास हो रहा था कि अगर मेरे पिताजी होते तो वो बहुत खुश होते, वो देखते कि उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर मैं वहाँ तक पहुँच रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि वो जहाँ भी हैं खुश होंगे। और बस यही चाहती हूँ कि मैं उन्हीं की तरह, जिस तरीके से वो अपनी राजनीति करते थे, उसी तरीके से मैं भी उनकी राजनीति को आगे बढ़ा पाऊँ। आप अपने फादर की पॉलिटिक्स से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, पर आपकी मदर भी पॉलिटिक्स में थी, तो उनका कितना योगदान आपके पॉलिटिक्स पे रहा, और अब जो आप अपनी पॉलिटिक्स करेंगी उसमें कितना फ़र्क या कितना अलग अपने पेरेंट्स से होगा, या आप उसी ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे? मेरे पिताजी जो थे वो पॉलिटिशियन थे, और उन्होंने ही राजनीति हमारे घर में आगे बढ़ाई थी।
और उन्हीं की देन है कि आज तक राजनीति हमारे घर में है। तो मेरी कोशिश यही है, मुझे उनसे बहुत सीख मिलती है, जितनी उनके साथ रहकर नहीं मिली उतनी उनके बारे में आज तक मुझे किस्से सुनने को मिलते हैं कि वो इस तरीके से काम करते थे। तो आज तक भी वो मेरे लिए सीख का काम करते हैं। उनसे बहुत अलग है मेरी जो मदर है, उनका इन्फ्लुएंस। वो उन्होंने हमें संभाला है एक ऐसे वक्त में जब बहुत कुछ चला गया था हमारी ज़िंदगी से। तो मैं जो भी आज कुछ हूँ, जिस भी तरीके से मैं रहती हूँ, अगर लोगों को मैं पसंद आती हूँ, मेरी जो भी तरबियत है वो मेरी माँ की देन है, मेरी पढ़ाई, मेरी तरबियत। तो आज वो सब उन सब चीज़ों का श्रेय मैं अपनी माँ को देना चाहूँगी। लेकिन जो राजनीति है और जिस तरीके से राजनीति मैं करना चाहती हूँ, उसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और उनके वक्त में और आज के वक्त में बहुत फ़र्क है। अब राजनीति बहुत बदल गई है। उनके वक्त में अगर आप सरकार में नहीं भी होते थे तो आपकी बहुत बात मानी जाती थी, सुनी जाती थी। लेकिन अब वो जो स्तर है वो घट गया है बहुत तरीके से। तो बहुत कुछ बदलाव आया है, लेकिन हम अब भी संघर्ष करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने लोगों की आवाज़ को दबने ना दें। आपके भाई को जेल हुई, पर आपने उनके लिए कैंपेन किया और आपने ये कहा कि जो स्टोरी है या जो कहा जा रहा है, स्टोरी उससे बहुत अलग है। उसके बारे में बताइए कि क्या एक्चुअल स्टोरी है। मेरे भाई को उनका कैरेक्टर असैसिनेट किया गया। उनको बिल्कुल भाजपा के द्वारा और भाजपा के सहयोगियों के द्वारा इस तरीके से दर्शाया गया कि वो एक गैंगस्टर हैं या उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं। लेकिन वो 3 बार के विधायक हैं एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से, लगातार तीसरी बार चुने जाना, मुझे नहीं लगता लोग इतने पागल हैं कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार चुनेंगे। तो उनके बारे में हमारे क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, अपने लोगों के लिए किस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं। उन पर कोई भी व्यक्तिगत केस नहीं है, उन पर सारे केस इसी प्रकार के हैं कि उन्होंने अपने लोगों की आवाज़ उठाई और उस आवाज़ उठाने में प्रशासन के द्वारा उन पर केस हुआ। तो ऐसा नहीं है कि कोई अपने पर्सनल उन्होंने फ़ायदे के लिए उन पर मुकदमे लगे हों। तो वो बहुत दिल से राजनीति करते हैं, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं और ये बात वहाँ के लोग अच्छी तरह समझते हैं, तभी उन्हें तीसरी बार बनाया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कहानी बहुत अलग है। और जिस दौरान जो 22 का चुनाव है उससे बिल्कुल पहले मेरे भाई को जेल भेज दिया गया था और बिल्कुल ये कोशिश थी कि मेरी माँ जो कि राजनीति में थी उन्हें भी दूर कर दिया, मेरे भाई को जेल भेज दिया। बीजेपी बस ये चाहती थी कि ज़बरदस्ती वो कैराना की सीट जीत जाए। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों ने मेरे भाई को जेल में बैठे बैठे जिताया। तो ये लोगों का प्यार है और वो जानते हैं किस तरीके से मेरे भाई काम करते हैं और किस तरीके के वो व्यक्ति हैं। और उन्होंने बहुत करारा जवाब भाजपा को दिया है। 30,000 के करीब वोटों से मेरे भाई विधानसभा चुनाव जीते थे। तो मुझे लगता है वो तमाचा जनता ने खुद दे दिया है बीजेपी को। दिल्ली में पली बड़ी, लंदन में जाकर इंटरनेशनल लॉ किया और चुनाव यूपी से लड़ी। जी दिल्ली में मेरी बचपन से मैं दिल्ली रही हूँ, स्कूलिंग कॉलेज सब यहीं से हुआ है। लेकिन लंदन तो मैं सिर्फ एक मास्टर्स के लिए गई थी, तो ज़्यादा सिर्फ मास्टर्स के लिए जी, तो एक 1.5 साल के लिए और फिर कोरोना हो गया था तो मुझे। और वहाँ CAA की लड़ाई लड़ी आपने? लड़ाई तो यहाँ लड़ी जा रही थी, हम जो भी सपोर्ट उस टाइम हो सकता था क्योंकि हम अपने मुल्क नहीं आ सकते थे, तो वहीं से जो हमारे लोग यहाँ पर जिस कानून को लेकर परेशान थे, हम सभी ने वहाँ पर प्रयास किया कि हम भी उसमें अपना कोई योगदान दे सके। तो वही एक छोटी कोशिश थी जो सबको देखने को मिली। और यूपी घर है और मेरे जो पिताजी हैं उनकी खून पसीने की मेहनत है, उनकी कर्म भूमि है, मेरी कर्म भूमि बन गई है। तो यूपी घर है लेकिन दिल्ली में दिल है। दिल्ली में दिल है, दिल्ली में दिल लग गया है आपका? बिल्कुल, दिल पहले से लगा हुआ था, अब बस कुछ बड़े लोगों के बीच में बैठने का मौका मिला, पार्लियामेंट में बैठने का मौका मिला, तो वो सब अभी नया है और वहाँ के तौर तरीके नए हैं जिनको सीखने की कोशिश है। लेकिन वैसे तो दिल्ली से पुरानी जान पहचान है ही।
आपके सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। सोशल मीडिया से कितनी मदद मिली आपको इलेक्शन में? मुझे लगता है बहुत ज़्यादा मिली, क्योंकि अपनी कैंपेन हम सिर्फ अपने एरिया में चला सकते हैं, पर जिस तरीके से दूर दूर से लोग मिलने आ रहे हैं और मुबारकबाद देने आ रहे हैं और दुआएं करते हैं लोग दूर बैठे हुए, तो मुझे लगता है उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है इस जीत में। तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने भी मेरा किसी भी तरीके से सपोर्ट किया है, और बस यही मेरी कोशिश है कि मैं उन सब की उम्मीदें जितनी भी हैं उन पर खरी उतर सकूँ और सबकी आवाज़ बन सकूँ। आपको क्या लगता है कि मोदी मैजिक क्यों फेल किया और आपकी जीत का क्या कारण है? मोदी मैजिक इसलिए फेल किया क्योंकि वो अब सिर्फ हवा में रह गए थे, हवा में ऑपरेट कर रही थी बीजेपी। उनका ना तो लोगों से कोई जुड़ाव रहा था, ना लोगों के धरातल के मुद्दों से कोई जुड़ाव रहा था। तो इसलिए मुझे लगता है कि ऊपर ऊपर से वो अपना जादू चलाना चाह रहे थे और वो जनता तक नहीं पहुंच पाया। उन्हें 2 टर्म का वक्त मिला, डबल इंजन की सरकार मिली, लेकिन उसके बावजूद आज तक वो किसानों का एमएसपी भी तय नहीं कर पाए हैं, और आय दुगनी करने की उन्होंने बात करी थी। मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो क्षेत्र है वो किसान बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर हर जात बिरादरी के लोग खेती बाड़ी करते हैं। तो और वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है, और एक बहुत बड़ा आंदोलन चला था जिसके बावजूद भी वहाँ के लोगों की समस्याओं का कोई निस्तारण नहीं हुआ। तो अगर आप सिर्फ अपने ही बबल में खो जाएंगे और आप जनता की फिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ जीतने की फिक्र करेंगे, तो उनका हाल इसी तरीके से हो जाता है। थोड़ी कसर रह गई है, पर मुझे लगता है अगली बार वो भी पूरी हो जाएगी। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है और आपने खुद कहा कि मैं बहुत ऊंचा नहीं बोल सकती। पार्लियामेंट में कैसे मैनेज करेंगी, क्योंकि आपकी तो आवाज़ दब जाएगी। जी बिल्कुल, अभी मैं ये देख रही थी और सोच भी रही थी वहाँ पर जिस तरीके से शुरुआत के दिन से ही हंगामा होने लगा, तो लेकिन मेरी आवाज़ ज़रूर कम है लेकिन मेरी हिम्मत कम नहीं है, और मैंने बहुत विपरीत परिस्थितियों में काम किया है। तो मुझे लगता है कि मेरी हिम्मत इतनी जल्दी नहीं टूटेगी। थोड़ा वक्त लगेगा शायद वहाँ के तौर तरीके सीखने में, लेकिन मुझे ये जो मौका मिला है उसको मैं गंवाना नहीं चाहती। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जिस भी तरीके से हो मैं लोगों की आवाज़ उठाऊँ, वहाँ पर उनके मुद्दे उठा सकूँ, और ज़रूरी नहीं है चिल्ला कर ही अपनी बात दूसरे तक पहुँचाई जाए। मुझे लगता है कि बहुत तरीके से भी आप अपनी बात पहुंचा सकते हैं। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं वहाँ पर जो बोलती हैं जब, तो सब सुनते हैं। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिला कि इस तरीके से मैं बोल पाऊँ, तो मैं अपने लोगों के लिए वो करना चाहूँगी।